हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोगों को अगली क्लास में बाइनरी रिलेशन द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा, परंतु कोविड-19 के कारण आप लोगों का सिलेबस थोड़ा कम हो गया है। जो नया सिलेबस आया है उस पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया होता है, ठीक है। मतलब इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया फिलहाल इस वर्ष के लिए, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था। तो अब हम अगला चैप्टर में आते हैं, चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। जो आप लोगों ने इसके पहले चैप्टर पे सबसे पहले रिलेशन बताया गया था और उसके बाद फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए गए थे। तो आप लोगों के पहले चैप्टर्स में पहला और ये सेकंड चैप्टर दोनों से मिला के 13 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले चैप्टर में केवल रिलेशन और फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन है। जो उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 बताई गई थी कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, वो भी नहीं है, ठीक है। तो केवल रिलेशन और पढ़ना है आप लोगों को। जो रिलेशन 3 बताए गए थे आपको, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 और 2 वगैरह, इनको बस पढ़ना है उससे। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे। इस चैप्टर से भी थोड़ा सा हट गया है, पर क्या हटा है वो बात का हटा हुआ है। इस चैप्टर से शायद बहुत छोटे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी थे वो सब हट गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिलोम फलन। फलन हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया ना। यदि एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, एक फलन f फ्रॉम a टू b, ये कोई फंक्शन है, इसका इनवर्स, ये कब इन्वर्टिबल होगा, कब इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। किसी फंक्शन का हमेशा हम इनवर्स नहीं निकाल सकते कि कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका हम हमेशा इनवर्स निकाल लें, ठीक है ना। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आप ये देख लो, a और b ये दो सेट्स दिए हुए हैं, ये दोनों इस तरह से डिफाइन है f से। इसमें इस तरह के सेट दिए हुए हैं 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं a b और c दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी मान लो इससे रिलेटेड है, और ये आखिरी वाला इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की इधर पे एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये एक अभी फिलहाल के लिए ये 1 1 और 2 मैपिंग है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है ना। अब जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स में क्या होता है, ये जो इस फंक्शन के लिए कोडोमेन है, ठीक है ना, इस फंक्शन के लिए कोडोमेन है, वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है, a b c। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कोडोमेन। तो यहाँ पे आप देख रहे थे एक किससे रिलेटेड था, बाकी रिलेशन वही रहेगा। एक किससे रिलेटेड था, a से, तो ये हो गया a1। b से कौन कौन रिलेटेड था, b से 2 और 3 थे, b से 2 भी था और 3 भी था। फिर c से कौन है, 4 रिलेटेड है। तो क्या ये हमारा क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया, हमने इसका उल्टा किया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिलोम से पहले तो किसी भी फंक्शन को फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन का ही एक सबसेट होता है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का ही एक सबसेट होता है। तो ये जो रिलेशन इनके बीच में दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। रिलेशन को पहले क्या होना चाहिए, रिलेशन को पहले फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन कब होगा, जब इधर के डोमेन के सारे एलिमेंट, अब ये डोमेन बन गया ना इस फंक्शन के लिए, मान लो ये हमारा g फंक्शन है, ठीक है ना। इस फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया, तो ये देखो इसकी इमेज 1 में, चलो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट जो b है, इसकी कोडोमेन में 2 इमेज बन रही है, b2 एंड b3। क्या ये पॉसिबल है फंक्शन की डेफिनेशन पे?
फंक्शन की डिफिनीशन ये है कि हर एक एलिमेंट्स की केवल इधर एक ही इमेज होनी चाहिए। इधर के दो एलिमेंट्स की इधर एक इमेज हो सकती है, ठीक है, इधर के दो एलिमेंट्स की इधर एक ही इमेज हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की उधर दो इमेज मिले, तो फिर ये फलन अनडिफाइंड हो गया। जब ये फलन ही नहीं बना तो फिर इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले तो कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, उसके फंक्शन होने के लिए उसको कम से कम दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि आप लोगों को फंक्शन बताया गया था। एक तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट्स में उसकी इमेज ना मिले। दूसरा क्या होता है, डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज किसी भी एक एलिमेंट की कोडोमेन में दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह से है, ठीक है। तो वहां पे हमने पढ़ लिया था कि यदि कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है तो इसका हम इनवर्स कब निकाल सकते हैं? जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन इस प्रकार से हो कि fx बराबर y। fx बराबर y का मतलब क्या होता है भाई? fx बराबर y का मतलब क्या होता है? ये हमारा f हो गया, इधर से मान लो x एलिमेंट उठाए और इधर से y एलिमेंट्स उठाए। fx बराबर y का मतलब होता है कोडोमेन। ये fx मतलब क्या हुआ? fx का मतलब होता है परिसर, जिसकी इमेज मिल जाए। सारे इमेज का सेट क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। और y क्या कहलाता है? y हमारा कहलाता है कोडोमेन। ये क्या है? कोडोमेन्स के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जब परिसर और कोडोमेन बराबर हो जाए उस स्थिति में फंक्शन कैसा होता है? उस स्थिति में फंक्शन आच्छादक होता है, ऑनटू फंक्शन होता है। तो ये एक इस प्रकार से फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम a टू b, fx बराबर y एक 1 ऑनटू फंक्शन ऑलरेडी है मान लो, ठीक है ना। एक एकाएकी और आच्छादक फलन है। तब एक दूसरे फलन g का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि g फ्रॉम b टू a, g y बराबर x, ठीक है। यदि यह 1 ऑनटू होगा तो फिर एक ऐसा फंक्शन g फ्रॉम b टू a, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? जो इसका डोमेन था वो इसके लिए क्या बन गया? कोडोमेन बन गया। जो इसके लिए कोडोमेन था वो इसके इनवर्स, इसके लिए क्या बन गया? डोमेन। मतलब उल्टा हो गया मतलब व्युत्क्रम हो गया, इसका मतलब प्रतिलोम हो गया, ऐसा भी समझ सकते हो। तो इस तरह से ये जो g है ये फंक्शन f का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। और इसे हम g किस तरह से डिनोट करते हैं? f इनवर्स। g को हम क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी फंक्शन का प्रतिलोम हम तभी निकाल सकते हैं जब वह एकाएकी आच्छादक हो, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर में दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रतिलोम फलन तो हम समझ गए कि प्रतिलोम फलन कब निकालेंगे? यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है 1 ऑनटू है तो हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति की बात आती है। त्रिकोणमिति अनुपात आप लोग पढ़ लिए, 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले तो 9वीं में भी था बट 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं। sin x, cos x, tan x और sec x, cot x, cos x, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके लिए थीटा पढ़ा था, है ना, कि x की जगह पे क्या रख दिया जाए? x की जगह पे x को क्या माना था? कोण माना था। x बराबर 30 डिग्री रख दिया जाए तो sin 30 कितना आएगा, फिर cos 30 कितना आएगा, या sin 45 कितना आया था, ये चीज पढ़ेंगे। ये मान लो हमारा fx बराबर sin x है। अब क्या पढ़ रहे हैं? फलन पढ़ रहे हैं। तो मान लिया fx बराबर sin x, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? प्रतिलोम पढ़ना है। तो ये जो फंक्शन है क्या ये इनवर्टिबल है? क्या इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं? इसको चेक करते हैं। हालांकि हमको तो पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को निश्चित तौर से जब निकाल सकते हैं तब ना पढ़ेंगे, फिर भी चेक करते हैं, देखते हैं
क्या fx बराबर sin x एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है कि नहीं। इसके लिए f फ्रॉम मान लो रियल नंबर टू रियल नंबर कर दें, डोमेन रियल नंबर हो गया, कोडोमेन भी रियल नंबर हो गया। बट आप लोगों को पता होगा कि ये जो sin x की वैल्यू है, sin x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, sin x का ग्राफ, ये ग्राफ शायद 11वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। ये मान लो इस तरह से बनता है, ठीक है। ये पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक ग्राफ है, ठीक है ना, आवर्ती फलन है। ये अभी इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा, मतलब एक विशेष परिस्थिति आने पर, ये देखो यहां तक ये पूरा एक फंक्शन दिखता है, उसके बाद फिर से वो क्या होने लगते हैं, रिपीट्स होने लगते हैं, ठीक है। ये यहां पे 1 है मान लो, और ये यहां पे -1, ये यहाँ पे π/2 0, इसके बीच में और भी होंगे 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, वो दिखाया नहीं है। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, ठीक है। इधर भी अगर आते हैं, ये -1, ठीक है, -1 पे है, ये हो गया हमारा π/2 -π/2, ठीक है, और ये हो गया -π, इसी तरह से और चला जाएगा। fx बराबर sin x लिया है, sin x का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये sin x का हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो sin x के ग्राफ में से हम क्या देख रहे हैं, sin x के ग्राफ में से ओके, ये हो गया sin x का ग्राफ। यहां पे आप लोग देखोगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 है, ग्राफ में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखा रही है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या दिखा रही -1। मतलब जो इसकी रेंज है, ये इसकी जो रेंज है इसके ग्राफ की, ये -1 से 1 के बीच में होगी। तो इसका जो कोडोमेन है ये हम लोग ले लेते हैं -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। -1 और 1 दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो sin x है ये क्या है, 1 1 onto है कि नहीं है। ठीक है, fx बराबर sin x, ये हमारा मान लो रियल नंबर हो गया, और ये ठीक है -1 to 1। यहाँ पे क्या है, केवल -1 0 और 1, केवल इतने नहीं है, इसके -1 और 1 के बीच में जो भी अपमान दशमलव वाली बहुत सारी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं आएंगी। और इधर पे क्या होगा, इधर हम x अक्ष पे कोण लिए हुए हैं तो कोण ले लेते हैं, ठीक है, कोण ले लेते हैं। चलो क्या क्या ले लेते हैं, मान लो -π ले लिया, -π/2 ले लिया, 0 ले लिया, π/2 ले लिया, 3π/2 ले लिया, 2π ले लिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमारा फलन है, ये 1 1 onto है कि नहीं। जब 1 1 onto होगा तब तो इसकी हम क्या निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। तो चेक करते हैं भाई, -π पर fx की वैल्यू कितनी है, sin π, ठीक है, sin -π। यहाँ पे -π में देख रहे हो, यहाँ पे काट रहा मतलब 0 है, y इक्वल टू कितना आएगा 0, यहाँ पे ना ये बिंदु, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, मतलब -π की इमेज क्या है 0, फिर -π/2 की -1, ये हो गई हमारी -1, ठीक है। फिर 0 पे कितना होता है, फिर 0 होता है ये, फिर उसके बाद π/2 पे कितना हो रहा 1 हो रहा है, फिर उसके बाद 3π/2 पे अगर हम जाते हैं तो 3π/2 पे कितना हो रहा है -1 वैल्यू आ रही है इसकी, ये -1, और फिर उसके बाद अगर हम 2π पर जाते हैं तो ये आता है 0, ये 2π पे क्या आ गया 0। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 फंक्शन क्या होता है,
वन वन फंक्शन मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की को डोमेन में अलग इमेज बननी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट से वो रिलेटेड होना चाहिए। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f माइनस पाई भी 0 है, 3 और क्या है 2 पाई भी 0 है और 0 भी 0 है। 0 पर तो उसके 3 एलिमेंट्स की इमेज बन रही है। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, ये तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बहुत सारे कोण ऐसे, अनंत कोण ऐसे आएंगे जिनकी इमेज कहां पे बनेगी, 0 बनेगी। और भी देख सकते हो आप, माइनस पाई बाई 2 -1 है, 3 पाई बाई 2 पे भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो भाई ये तो 1 1 ही नहीं हुआ। जब 1 1 ही नहीं हुआ तो ऑन टू देखने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये हमारा 1 1 नहीं है, ऑन टू होता है कि नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। पढ़ना तो हमको इनवर्स फंक्शन ही है, बट इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या साइन को नहीं पढ़ेंगे? साइन को क्या नहीं पढ़ेंगे? साइन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये हमने मान लिया था रियल नंबर, इसके डोमेन में क्या लिया था, रियल नंबर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके डोमेन में को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने डोमेन क्या लिया था, रियल नंबर। अब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उस पर बाउंड्री लगाएंगे कि भाई डोमेन इतने कोण से इतने कोण के बीच में अगर लेते हैं तो फिर वो फंक्शन कैसा होता है चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो अब डोमेन कहां से कहां तक ले लें, ये भी है। हम डोमेन लेते हैं यहां से लेके यहां तक। अब सवाल उठता है, भाई ये क्यों ले लिए आप, इधर क्यों ले लिए, इधर क्यों ले लिए, इधर क्यों ले लिए, इसको क्यों ले लिए, इतना भाग क्यों ले लिए। यहां पे आप देखोगे पाई बाई 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। माइनस पाई बाई 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। मतलब हम निगेटिव और पॉजिटिव जब रखते हैं तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की मिल जाती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, मुख्य शाखा। इसको मेन ब्रांच बोलते हैं। इसकी तो बहुत सारी ब्रांच है, जैसे मैंने यहां से यहां तक ले लिया, अगली ब्रांच हो गई, ये अगली ब्रांच हो गई, इधर एक दूसरी ब्रांच ले लिया। पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, या ये समझो कि ये मूल बिंदु से होकर जा रहा था, जो भी समझो आप, ये इसको क्या हुआ, इसको मैथमेटिशियन ने इसको क्या मान लिया था कि ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है, ये हमारा मुख्य मान है, इसलिए हम यहां तक लेंगे, ठीक है ना। यहां से हम इस फंक्शन की सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जो हम इसका डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, और फिर चेक करते हैं क्या ये इसमें क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। ये fx बराबर sin x, और डोमेन को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है ना। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ठीक है ना, जिनके भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितने भी हैं, अगर हमको उनका इनवर्स निकालना है तो रियल नंबर के लिए तो निकालना मुश्किल है। ये तभी संभव है जब उनके डोमेन, कुछ में को डोमेन में बाउंड्री लगानी पड़ेगी, बट डोमेन में हमको क्या लगानी पड़ेगी, बाउंड्री, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि भाई हमको इतने और इतने के बीच में ही निकालना है, ठीक है ना। इतने और इतने के बीच में ही हमको ये निकालना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई। ये हो गया हमारा fx बराबर भाई sin x माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 0 ले लेते हैं पाई बाई 2, और इसके बीच में जो भी आएगा, ठीक है, इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बीच में 90 डिग्री हो गया ना, पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6, और भी हो सकते हैं इनके बीच में। चलो देख लेते हैं क्या होता है, पाई बाई 6 30 डिग्री है ना,
माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4, ये 45 डिग्री हो गया, माइनस पाई बाई 3 0, फिर पाई बाई 3 पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 3 और ऐसा कर देते हैं पाई बाई 2। मान तो 10-15 भी होते हैं बट हम लोग 30-60 को जानते हैं तो इतना लिख दिया गया 30-60 90। ठीक है, इस साइड क्या है -1 और 1, -1 0 और 1। ठीक है, यहां से लेते हैं साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो जब ये -1 से 1 है तो जाहिर है कि 1/2 भी होगा, बीच में आधा तो हो गई। फिर पाई बाई 4 1/√2, तो 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो जब 1 तक है तो थोड़ा सा बड़ा तो आएगा ये। पाई बाई 3 √3/2 उसको भी सॉल्व करेंगे तो लगभग वो भी 1 से तो छोटा ही आता है 0.7 या 8 कुछ करके आएगा। जब पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस पाई बाई 2 में क्या आ जाएगा माइनस। इन सारी वैल्यूज के लिए ऐसा नहीं कि इधर मैंने नहीं लिखा था तो ये मैंने लगाया नहीं, अरे इनकी तो इमेज ही नहीं बन रही तो फिर कोई फंक्शन ही नहीं है। इनकी इमेज यहाँ बन रही है, उन नंबर को मैंने नहीं लिखा, 1/2 नहीं लिखा और भी जो भी हो जाएगा इसका वो मैंने नहीं लिखा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस फंक्शन इसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स की वहां पे एक यूनिक इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। ऐसा नहीं कि -π/2 भी -1 पे है, π/2 भी -1 पे है ना। सारे एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब ये 1 है। और आंटू का मतलब क्या होता है, आंटू का मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज डोमेन में मौजूद ना हो। तो इधर के सारे एलिमेंट्स तो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब कि इस f का क्या मतलब हुआ इसका कि इस फंक्शन f जो कि 1/2 है, तो फिर जब 1/2 है तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। जब ये फंक्शन 1/2 हो गया तो इसका फंक्शन इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में जो हमारा डोमेन रहता है वो क्या बन जाता है, कोडोमेन बन जाता है, और जो कोडोमेन रहता है वो क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। कुछ इस तरह से मान लेते हैं जी है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा -1 0 और 1, ठीक है। इधर पे वही सारे एलिमेंट लिखे रहेंगे -π/2 और 0 और π/2 और भी सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो g फंक्शन है ये भी 1/2 है क्योंकि ये रिलेटेड है। देखो -1 इससे रिलेटेड है, 0 इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है ना। ये किस तरह का फंक्शन हो गया, g फ्रॉम -1 to 1 फ्रॉम -π/2 to π/2। इस फंक्शन g का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और जो कोडोमेन हो गया वो क्या हो गया -π/2 से π/2। कोडोमेन या रेंज, क्योंकि 1/2 है तो कोडोमेन और रेंज क्या होगी, दोनों इक्वल होगी, ठीक है ना। तो हमारा ये जो g है, ये जो g है ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। g क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये g क्या हो गया, ये जो g है ये हमारे f का क्या हो गया, प्रतिलोम फलन हो गया, ठीक है ना। इसको हम f इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया भाई, इसका डोमेन हो गया -1 से 1 तक। थोड़ा यहां पे एक बार फिर से आते हैं, मान लेते हैं sin थीटा बराबर x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, sin थीटा बराबर x का मतलब होता है
कि एक ऐसा कोण थीटा कोण को रिप्रेजेंट कर रहा, एक ऐसा कोण जिसकी ज्या का मान, ज्या मतलब साइन का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। एक ऐसा कोण जिसकी ज्या को ज्या स्पर्श ज्या ये सब होती है, तो एक ऐसा कोण जिसकी ज्या का मान क्या दिया हुआ है, x। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर, या ऐसा समझो, अगर ये थीटा बराबर साइन उधर ले गए तो 1/sin x। ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये साइन इसके अंदर इंटू नहीं है, इंटू होता तब ना कौन पे आता, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, अगर 1/x लिखा है तभी उसको लिखते हैं x इनवर्स, बट ये साइन इनवर्स के साइन इनवर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि इसको 1/sin किया तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये साइन थीटा का इनवर्स हो गया, और ये किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। मतलब कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो टेन इनवर्स हो, सबके सब क्या है, एक कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पे अगर हम देखना चाहें, ये f इनवर्स, ठीक है ना, f इनवर्स मींस साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू कहां से आती है, डोमेन से आती है। डोमेन से आएगी तो डोमेन में किस तरह के एलिमेंट है, -1 है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो हम मान लो ले लेते हैं साइन इनवर्स -1 ले लिए, कैसे लेंगे, x की वैल्यू यहां से लेंगे, साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स -1 बराबर क्या मिलेगा, -π/2। तो मिल गया ना, कोण हमको मिल गया -π/2, मिल गया -90 अंश, या साइन इनवर्स 1/2 निकालेंगे। साइन इनवर्स 1/2 मान लो यहां तो नहीं लिखा हुआ है, ये 1/2 लिख लिया, 1/2 किसका आता है, π/6 लगा दिया। तो 1/2 का मान क्या होता है, π/6, ये π/6 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन में हमने देखा कि जो कोई भी त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन है वो उसको उसके कोण के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल सा है, वो कोण होते हैं, कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर एक चीज और थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, तो यहां से हमने क्या देखा अभी, यदि sin x बराबर थीटा है तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलन। चूंकि ये हमने 1/2 इसको सिद्ध कर दिया तो इसका प्रतिलोम निकाल लिया, ठीक है ना। प्रतिलोम कैसे निकाले भाई, प्रतिलोम का मतलब क्या था, पहले हमने इधर से डोमेन इधर को लिया, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इधर से इधर को ले लिया, जो डोमेन जो वहां पे रेंज थी उसको मैंने डोमेन बना दिया, उल्टा ले लिया, तो ये साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया। तो ये हमारा कहलाया प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलन। थोड़ा सा और, ये जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स जनरली अगर कोई चीज x इनवर्स लिखी रहती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1/x, 1/x। बट इसको हम 1/x नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स ऐसा लिखा हुआ है x, तो इसको लिखते हैं 1/sin x, क्योंकि 1/sin x क्या होता है, 1/sin x तो cosec x हो जाएगा, ये तो एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो साइन x का इनवर्स, साइन x का इनवर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin x, क्योंकि ये लिखा ही हुआ है कि sin x का उल्टा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, बट इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, ये भी चीज अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, यहां पे जब मैंने लिखा था साइन थीटा बराबर x, तो क्या बताया था कि कोण की ज्या, कोण की ज्या का मान क्या है, x है,
कोण की ज्या का मान क्या है, x है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम, ये भी तो कोण ही हुआ ना, साइन इनवर्स x किसके बराबर, थीटा के बराबर, मतलब ये भी क्या हो गया, एक कोण हो गया। अगर हम इसकी ज्या निकालना चाहें तो क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ, ये भी तो कोण ही था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x, मतलब उल्टा हो गया। तो यहां से लेके चले थे, ये कुल मिला के हमको फिर से क्या मिल गया, x मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसकी डिफिनीशन देना चाहें, इसकी प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलन की डिफिनीशन, ये डिफिनीशन आपको याद रखना है क्योंकि ज्यादा नहीं है त्रिकोणमितीय फलन में, 2-3 चीजें ही हैं, बाकी सब हट गई हैं कोर्स से, तो आएगा तो कुछ ही चीजें आएंगी, ठीक है। तो प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलन की डिफिनीशन आप लोग याद रखना कि एक ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक, ठीक है ना, एक ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक या वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को, जो किसी, ये कोण था ना कोण, और साइन लगा हुआ है, ये क्या है, ये कोण है थीटा, और साइन लगा दिया, जैसे ये साइन था वैसा ये बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय व्यंजक, sin x cos x ये सब त्रिकोणमितीय व्यंजक थे। तो एक ऐसा त्रिकोणमितीय या वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, व्यक्त कर दें, वो क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, ठीक है। अब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जब वहां पे कक्षा 11 में भी आप लोगों ने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ी थी। तो वहां पे ज्यादातर प्रिंसिपल वैल्यू हमने 0 से 2 पाई के बीच में निकाली थी, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में सारे माइनस और प्लस सब कुछ 360 के अंदर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां भी इसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू है प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलनों की। प्रिंसिपल वैल्यू का मुख्य मान, अभी जब मैं ग्राफ बना रहा था तो आप लोगों को साइन एक्स के ग्राफ में ये बताया था कि यहां से ये ब्रांच क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ब्रांच, मतलब यहीं से साइन के क्या निकलेंगे, मुख्य मान निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि हमने इतने पे ही इसको इनवर्स प्रूफ किया है ना, इतने के लिए तो इनवर्स प्रूफ किया, ठीक है ना। -π/2 से π/2 के लिए बताया कि भाई इतने में ये 1/2 होगा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहीं पे होगी, ठीक है ना। मुख्य मान से जो भी क्वेश्चन 1-2 नंबर के आएंगे वो एक्सरसाइज से आपको बता दिए जाएंगे। चलिए, इसके बाद आता है फंक्शंस के डोमेन और रेंज, फंक्शंस के डोमेन और रेंज। तो ये डोमेन और रेंज शायद अगले साल भी ना होगा, पिछले साल हम लोग sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, ठीक है ना। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शंस हो गए, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x। पहले हम इसका डोमेन और कोडोमेन देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसी का रिवर्स तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हमारा हो जाएगा इनवर्स फंक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो sin x के लिए डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शंस डिफाइंड हो। तो sin x लिखा हुआ है, तो x की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल्स नंबर होगा। जब हम इधर x पुट करेंगे, डोमेन का मतलब इनपुट, डोमेन का मतलब इनपुट, तो जब हम x में इन सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट देते हैं, तो हमने अभी ग्राफ में देखा था मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या आई थी
-1 आई थी, ठीक है ना। तो जो इसकी रेंज होगी ये क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो sin x की वैल्यू होगी वो 1 से -1 के बीच में, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। cos x सेम है, ठीक है, इसमें भी हम कुछ भी रखते जाएंगे, हमको वैल्यू मिलती जाएंगी रियल। बट इसमें भी cos x में cos x का भी ग्राफ बना के देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैंने कक्षा 11 में इस तरह से पूरा 360 डिग्री में बताया था। तो 360 डिग्री के बाद ये सारे ये sin x और cos x जो है तो पीरियोडिक फंक्शन है, एक आवर्ती फलन है, मतलब उनकी वैल्यू फिर से क्या होती रहती है, बार बार वही रिपीट होती रहती है। तो इसका भी मान डोमेन क्या होगा R, और ये भी मैक्सिमम -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा cos x का रेंज। फिर आता है tan x। tan x में जब हम मान लीजिए π/2 पुट करते हैं, भाई यहाँ पे कोण है, ठीक है ना, x क्या है, x में कोण ही रखेंगे भाई, 2 3 4 के बाद कोण भी रख सकते हैं। जब हमने π/2 पुट किया तो tan π/2 मतलब tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी यहां थोड़ी होगा, इन्फिनिटी कोई संख्या है, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, इन्फिनिटी यहां होगा नहीं, ठीक है ना। tan 3π/2 पुट करेंगे, फिर से इन्फिनिटी आएगा, फिर इसकी हमको इमेज यहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है, फिर हमको इसकी इमेज यहां पे नहीं मिलेगी, कि मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोण होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, वो सारे कोणों की इमेज यहां पे नहीं होगी। तो हम डोमेन से उन सारे x की वैल्यू को निकाल देंगे जिनके लिए इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। डोमेन से वो सारे x के मान हटा देंगे, क्योंकि फलन की डिफिनीशन क्या है, डोमेन के लिए क्या है, कोई फंक्शन क्या होता है, x की वो वैल्यू ली जाएंगी जो फंक्शंस को डिफाइन रखे। जैसे मान लो हमारे पास अंडर रूट कहीं पे दिया हुआ है x -1, ठीक है ना, ये फंक्शन हमको दिया हुआ था और पूछा था बताओ भाई इसके डोमेन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके डोमेन क्या हो सकते हैं, जिनके लिए ये अंदर वाली संख्या क्या होगी, 1 से बड़ी, ये 0 से बड़ी है 0 के बराबर, अर्थात x का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। मतलब कोई भी मान क्या होना चाहिए, x बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं, x की जगह पे कोई भी माइनस वाली संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फलन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसी तरह से ये tan भी है, उन सारे x की वैल्यूज को हटा दी जाएंगी जिनके लिए इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी में इमेज देता है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर, उसमें से हम हटा देंगे उस x को सच दैट x किसके बराबर हो, किनको हटा देंगे हम, जिनकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है। किसका मान मिलता है, इन्फिनिटी, π/2 मिलता है, 3π/2 मिलता है, 5π/2 मिलता है, ठीक है, 7π/2 मिलता है, इधर -π/2 मिलता है, -3π/2 मिलता है। तो इस तरह की संख्याओं के लिए हम एक व्यापक व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा, ऐसा लिख लेते हैं 2n+1 × π/2, ठीक है, where n belongs to I, ठीक है, n बराबर 1 2 3 4। देखो जैसे n बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो π/2, तो π/2 को निकाल दिया। n बराबर 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3π/2, उसका मान इन्फिनिटी होता है, उसको भी निकाल दिया। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5π/2, उसका मान इन्फिनिटी होता है, तो उसको भी निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डोमेन। और रेंज आप जानते हो, tan की इधर ही से बता रहा था, इधर बता रहा था ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के इस तरह से लगाएंगे इसका, ये देखो इधर पे बड़ा ब्रैकेट है, इधर पे छोटा, मतलब -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड है, ये वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। जो tan थीटा का मान है वो इन्फिनिटी से छोटा और -इन्फिनिटी से बड़ा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इन दोनों को छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद
अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या? सारे रियल नंबर्स। इसकी जगह पर हम सारे रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 10x की जो रेंज हो गई, ये क्या हो गई, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ये सारे के सारे रियल नंबर्स इसकी रेंज में मौजूद है, ठीक है ना। फिर अब आते हैं sec x में। sec x में sec x बराबर होता क्या भाई? sec x बराबर होता है 1/cos x। x की अगर कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिसका मान नीचे क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब नीचे 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, और वो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती कि हमारी इमेज वहां पे हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उन वैल्यू उन x के मान्स को निकाल देंगे जिनके लिए हमको क्या मिल रहा है, इंफिनिटी मिल रहा है। डोमेन ऐसा ही होता है ना, डोमेन तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि उन x के मानों को हटा दिया जाए। तो फिर किन x के मानों को हटा दिया जाए, बिल्कुल सेम जैसे यहां पे लिखा था, बिल्कुल वही चीज यहां पे दी है, r-2n+1 into π/2। रियल नंबर से इस तरह की संख्याओं को निकाल देंगे वेयर n इक्वल टू, क्यों, क्योंकि देखो n बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, π/2, और cos π/2 मतलब cos 90 0 होता है, तो cos 90 को हटा दिया। इसी तरह से 3π/2 वो भी 0 होता है, तो उसको भी हटा दिया गया। तो यहां से इन सारी संख्याओं को हटा देंगे, ठीक है, तो हमारा डोमेन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। उनके लिए जिनकी इमेज कहां इंफिनिटी पे बन रही है उनको हटा दिया गया। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी sec x की जो रेंज होगी, ठीक है ना। sec x की जो रेंज होगी इसके बारे में बताता हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, यहां देखो sec x बराबर 1/cos x, और cos x की रेंज क्या है, -1 से 1, ये cos x की रेंज -1 से 1 तक है, ठीक है। तो 1/, जब ये हम संख्या लेंगे 1/, ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बीच में बहुत सारी जगह पे छोटी छोटी संख्याएं आएंगी 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन सारी संख्याओं के बीच में हम छोटी छोटी संख्याएं लेंगे तो उन सारी संख्याओं के लिए फंक्शंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट देगा। इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर, इसमें से हम -1 और 1 को और इनके बीच की संख्याओं को, -1 1 शामिल नहीं है इस पे, इनके बीच की सारी संख्याओं को निकाल दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा sec x का डोमेन। इसी तरह से cosec x, cosec x बराबर क्या होता है भाई, 1/sin x होता है, ठीक है। तो वो x की वैल्यू जिनके लिए ये 0 पर मान दे देगा, 0 मतलब जैसे sin 0 हो गया, फिर sin π हो गया, फिर 2π 3π 4π, इस तरह की सारी वैल्यू को क्या करेगा, इस तरह की सारी वैल्यू इसके डोमेन में नहीं होगी। तो किस तरह का इसका डोमेन हो जाएगा, r-x such that x बराबर, अच्छा ऐसा नहीं लिख रहे हैं, चलो इसी तरह लिख देते हैं, r-n π, ठीक है ना। n बराबर 1 रख दिया तो पाई का मान 0 हो जाता है, sin 0, ठीक है ना। तो इसमें से हम क्या निकाल देंगे, n पाई निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह की वैल्यू को निकाल देंगे और रेंज इसकी यही रहेगी, रेंज इसकी यही रहेगी जो इसकी रेंज है, ठीक है। यहां से जैसे उसकी रेंज है वो भी ये रहेगी। अब बचता है हमारा cot x, cot x ये cosec x का था, ठीक है ना। अब cot x का भी ऐसा ही है, cot x बराबर क्या होता है, 1/tan x, ठीक है ना। cot x बराबर क्या होता है, 1/tan x होता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, r-n π, ठीक है ना, r-n π। जैसे ये tan x की लिखी हुई है, tan x की जिन वैल्यू के लिए वो मान दे रहा था 0, ठीक है ना, उन वैल्यू को हम cot x से भी हटा देंगे तो इसकी और
की डोमेन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने ये केवल त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन देखे हैं। ये डोमेन आप लोग को याद रखना है, रेंज भी याद रखना है। हो सकता है किसी तरह के एक नंबर के सवाल पूछ ले कि भाई इसका डोमेन और रेंज बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज देखेंगे, क्या क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।